मैं डॉक्टर शाज़िया कमाल, असिस्टेंट प्रोफेसर उर्दू, गेस्ट फैकल्टी, डॉक्टर SKS वेमेंस कॉलेज मोतिहारी से हूँ। मुझे अभी जो क्लास लेनी है वो क्लास BA उर्दू ऑनर्स साल सोम का है। मैं साल सोम BA उर्दू ऑनर्स की तालिबात से मुखातिब हूँ। आपके सिलेबस का यानी कि आपके निसाब का एक हिस्सा जो है वो इल्मुल उरूस पर मबनी है ना। आपका ये जो पोर्शन है सिलेबस का, नसाब का, वो इल्मुल उरूस के नाम से है, यानी कि आपको इल्मुल उरूस के बारे में इस क्लास में पढ़ाई करनी है। आपको पढ़ाया जाएगा कि इल्मुल उरूस है क्या। देखिए, ये ग्रामर का पोर्शन है, ये कवायद से इसका ताल्लुक़ है। कवायद किसे कहते हैं और कवायद किसी भी ज़बान के लिए कितनी ज़रूरी होती है, ये सब बातें आपने स्कूली सतह पर ही सीख ली होंगी, जानी होंगी। और कवायद में क्या क्या पढ़ने को मिलता है, यानी कि किसी भी ज़बान को सीखने का जो इब्तदाई मरहला होता है वो कवायद से ही पूरा होता है। कवायद के बगैर अगर आप कोई ज़बान सीखते हैं तो वो नामुकम्मल ज़बान होती है। सीखने को तो यूँ इंसान किसी के ज़बान से सुनकर भी सीख लेता है, लेकिन किसी ज़बान को सही बोल रहे हैं हम या कि नहीं बोल रहे हैं, ये मुनहसर करता है कि आप उस ज़बान की कवायद पर कितनी पकड़ है आपकी। तो कवायद को सीखना, कवायद को जानना किसी ज़बान के जानने के लिए नहायत मददगार है। तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे इल्मुल उरूज। जहाँ तक ग्रामर की बात है, कवायद की बात है, तो कवायद किसी भी ज़बान की जो कवायद होती है या कोई भी ज़बान होती है उसकी सबसे छोटी शक्ल होती है हर्फ। किसी भी ज़बान की सबसे छोटी शक्ल हर्फ होती है। उर्दू में हर्फ बोलते हैं, इंग्लिश में उसको लेटर बोलते हैं, है ना, हिंदी में अक्षर बोलते हैं। तो चाहे आपको कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी ज़बान हो, बंगाली हो, स्पेनिश हो, चाइनीज़ हो, इंग्लिश हो, पर्शियन हो, फारसी हो, अरबिक हो, कोई भी ज़बान हो, उस ज़बान को सीखने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरी है कि उसकी जो सबसे छोटी इकाई है, ज़बान की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? हर्फ कहलाती है। ज़बान की सबसे छोटी इकाई हर्फ कहलाती है और हर्फ के मिलने से लफ्ज़ बनता है। हर्फ के मिलने से लफ्ज़ बनता है। कोई हर्फ इंसान बोलता है, जैसे अलिफ, कोई मानी नहीं निकलता है। बे, कोई मानी नहीं निकलता है। ते, कोई मानी नहीं निकलता है ना। लेकिन अगर हर्फों को जोड़ दिया जाता है तो उससे लफ्ज़ बनते हैं और उसका मानी होता है। तो लफ्ज़ भी कई तरह के होते हैं। तो बामानी लफ्ज़ ये असल हमारी ज़बान के हिस्से होते हैं। बामानी लफ्ज़ को ही कलमा कहते हैं और कलमे की कई किस्में हैं। आपने ये सब पढ़ा होगा कि इस्म किसे कहते हैं, ज़मीर किसे कहते हैं, सिफत किसे कहते हैं, फेल किसे कहते हैं, है ना। तो इस तरह की चीज़ें आपने पढ़ी होंगी अपने दौरान स्कूल, यानी कि स्कूल की तालीम के दौरान आपने ये सारी बातें सीखी होंगी। अब आप सीनियर क्लास में हैं, यहाँ आपको पढ़ना है इल्मुल उरूज। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि इल्मुल उरूज को क्या एक ही लफ्ज़ है या मुरक्कब लफ्ज़ है। आप गौर करें, इल्मुल उरूज जो है वो मुरक्कब लफ्ज़ है। इसको आसानी से दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, इल्म
इल्म प्लस उरूज। इल्म का मानी होता है जानना और उरूज का मानी होता है नापना, तौलना। यानी कि किसी चीज के तौल का इल्म, किसी चीज के तौल के इल्म को इल्मुल उरूज कहते हैं। लेकिन ये बात आपको ज़हन नशीं रखनी होगी कि शायरी ये इल्मुल उरूज नसर के इल्म को नहीं कहते हैं। नसर के तौलने के इल्म को इल्मुल उरूज नहीं कहते हैं। शायरी का जो फन है, शायरी का जो फन है, उसको समझने का जो पैमाना है, उसको इल्मुल उरूज कहते हैं। यानी कि शायरी को नापने, शायरी को तौलने और उसे समझने का जो तरीका है, जो आला है, उसे इल्मुल उरूज कहते हैं। तो चलिए इस पे बात करते हैं। इल्मुल उरूज, इल्म उरूज वह खास इल्म है जिससे शेर का वजन और उसका मौजू होना या ना मौजू होना मालूम किया जाता है। यानी कि इल्मुल उरूज का ताल्लुक शायरी से है। सबसे पहली बात, बुनियादी बात है, आपको ये याद रखनी पड़ेगी कि इल्मुल उरूज का ताल्लुक शायरी से है, ना कि नसर से। पहली बात ये नहीं कि नसर को समझने तौलने के लिए भी उरूज का इस्तेमाल किया जाता है, नहीं। इल्मुल उरूज शायरी के इल्म को समझने का जरिया है, शायरी के इल्म को जानने का जरिया है इल्मुल उरूज। इल्म उरूज वह खास इल्म है जिससे शेर का वजन और उसका मौजू होना या ना मौजू होना मालूम किया जाता है। इल्म उरूज वह खास इल्म है जिससे शेर का वजन, देखिए जैसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजें इस्तेमाल करते हैं, जो अशिया इस्तेमाल करते हैं, उनको तौलते हैं या बाहर से मंगवाते हैं तो तौल कर मंगवाते हैं। जैसे आपको चीनी मंगवानी है ना, या आटा मंगवाना है, तेल मंगवाना है, घी मंगवाना है, और भी मुख्तलिफ तरह के मसाले मंगवाने हैं, ड्राई फ्रूट्स मंगवाने हैं, तो ये जितनी भी सब्जियां मंगवानी हैं, तो जितनी भी चीजें हैं आप उनको तौल कर ही मंगवाते हैं। तो इसी तरह से सिर्फ तौल का इस्तेमाल वैसी चीजों में सिर्फ नहीं होता है जिसमें बाज़ाब्ता जो वो है ना, वो वजन होता है। जैसे जिसको उठाने पर वो चीज भारी लगती है, उसमें तो उसको तो तौलते ही हैं। लेकिन सबसे बड़ी और दिलचस्प बात यह है कि हमारी शायरी भी तौली जाती है। हमारी शायरी, जो हम शायरी करते हैं और या शायरी सुनते हैं, उसको भी तौलने की जरूरत पड़ती है, और उसके भी तौलने का पैरामीटर है, पैरामीटर उसको भी नापा जाता है कि ये शायरी जो है वो सही है कि नहीं है, मौजू है कि नहीं है, ये पता लगाया जाता है। तो इल्म उरूज वह खास इल्म है जिससे शेर का वजन और उसका मौजू होना या ना मौजू होना मालूम किया जाता है। यानी कि एक पैमाना है, एक पैमाना है, उसे नापा जाता है कि वो शेर खरा है कि नहीं खरा है, वो शेर सही है कि नहीं सही है ना। तो उरूज के जरिया नापा जाता है, एक पैमाना है, और उसका जो इल्म है उसको इल्मुल उरूज कहते हैं। इल्म उरूज के तहत इशार के मुख्तलिफ वजन मुकर्रर किए गए हैं। अब इसमें क्या करते हैं, जिस तरह से आपके तराजू के कई बटखरे होते हैं, 1 किलो, आधा किलो, 250 ग्राम, 200 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम, हत्ता कि आप जेवर भी लेने जाते हैं, सोना चांदी भी लेने जाते हैं, तो उसको भी तौलवाया जाता है। हालांकि उसका जो वजन होता है, वजन का जो बटखरा होता है, वो 10 ग्राम, 5 ग्राम, 1 ग्राम तक का होता है, उससे भी कम का होता है। तो जो जिस मकदार की होती है उसी तरह से उसको नापा जाता है। तो यहाँ पे बहरकैफ हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि शेर को कैसे नापा जाता है ना। तो शेर को नापने का भी पैमाना होता है, उसके भी वजन मुकर्रर हैं। इल्म उरूज के तहत अशार के मुख्तलिफ वजन मुकर्रर किए गए हैं।
علم उरूज के तहत अशार के मुख्तलिफ वज़न मुकर्रर किए गए हैं जिनमें हर वज़न को बहर कहा जाता है। ये अब आपको याद रखना है कि इल्म उरूज के तहत इशार के मुख्तलिफ वज़न मुकर्रर किए गए हैं जिनमें हर वज़न को बहर कहा जाता है ना। तो इल्म उरूज के तहत इशार के मुख्तलिफ वज़न मुकर्रर किए गए हैं और हर वज़न को क्या कहा जाता है? बहर। अब आपसे पूछा जा सकता है कि बहर किसे कहते हैं, है ना। अब ये सवाल खुद ब खुद बन गया यहाँ पे कि बहर से क्या मुराद है। तो क्या कहेंगे? इशार को नापने के मुख्तलिफ वज़न मुकर्रर हैं। इशार को तौलने के मुख्तलिफ वज़न मुकर्रर हैं, उन्हीं वज़न को बहर कहा जाता है। ठीक है ना, उन्हीं वज़न को बहर कहा जाता है। हर बहर चंद खास लफ्ज़ों या अरकान से तश्कील पाती हैं, है ना। तो सबसे पहली बात यह है कि इशार के तौल के लिए, इशार को नापने के लिए मुख्तलिफ वज़न मुकर्रर किए गए हैं जिनमें हर वज़न को बहर कहा जाता है। हर वज़न को बहर कहा जाता है, याद रखना है। इशार को नापने के लिए मुख्तलिफ वज़न मुकर्रर किए गए हैं जिनमें हर वज़न को बहर कहा जाता है और हर बहर जो होती है, हर बहर चंद खास लफ्ज़ों या अरकान से तश्कील पाती हैं। अब क्या बहर कोई एक लफ्ज़ होता है कि या कोई एक चीज़ होती है? नहीं, कोई भी बहर चंद चीज़ों का मजमुआ होती है, चंद अल्फाज का मजमुआ होती है कोई भी बहर। बहर क्या है? इशार को नापने के मुख्तलिफ वज़न हैं, मुख्तलिफ पैमाने हैं। इशार को नापने के मुख्तलिफ पैमाने हैं, इसलिए कि इशार एक ही पैमाने का, एक ही लंबाई का, एक ही चौड़ाई का नहीं होता है। इशार जो हैं वो मुख्तलिफ लंबाई के हो सकते हैं, तो उनको नापने के मुख्तलिफ वज़न भी मुकर्रर हैं जिनमें हर वज़न को बहर कहा जाता है। ठीक है, और हर बहर जो है वो चंद खास लफ्ज़ों या अरकान से तश्कील पाती हैं। हर बहर चंद खास लफ्ज़ों या अरकान से तश्कील पाती हैं। हर बहर में कुछ खास लफ्ज़ होते हैं या रुकन होते हैं, है ना। तो हर बहर चंद खास लफ्ज़ों या अरकान से तश्कील पाती हैं। इन्हीं की मदद से शेर को नापा या तौला जाता है ना। उन लफ्ज़ों या अरकान की मदद से शेर को नापा या तौला जाता है। किसी शेर के वज़न को मालूम करने के लिए उसके अरकान में तकसीम करने के अमल को तख्ती कहते हैं, लेकिन वो तरीका, उस तरीके को क्या कहेंगे? वो तरीका क्या कहलाएगा जिसमें शेर को नापने के लिए उसके टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं? ऐसे शेर नहीं नापा जाता है कि स्केल लिया, मीटर लिया, उसे नाप दिया गया, ऐसे नहीं। शेर को नापने से पहले उसके टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं और टुकड़े टुकड़े करके फिर एक दूसरे से मुआवजा किया जाता है, तब शेर को नापा जाता है ना। तो किसी शेर के वजन को मालूम करने के लिए उसके अरकान में, उसके रुकनों में, किसी भी शेर के वजन को मालूम करने के लिए उसको मुख्तलिफ लफ्ज़ों में या उसको मुख्तलिफ अरकान में जो तकसीम किया जाता है, तो इसी तकसीम करने के अमल को तख्ती कहते हैं। तख्ती थोड़ा लिखने में भी अलग है, इसलिए इसके इमले पर भी आपको ध्यान देना है। ते काफ, तो ये ऐन, ते काफ, उसके बाद ते नहीं है बल्कि तो है। ते काफ तो ये ऐन, है ना। तो इस अमल को तख्ती कहते हैं। इल्म उरूज की चंद अहम इस्तिलाहें हस्ब झेल हैं। अब इस्तिलाह किसे कहते हैं? इस्तिलाह कहता है कि इल्म उरूज की चंद अहम इस्तिलाहें दर्ज झेल हैं। इस्तिलाह कहते हैं किसी भी चीज की राइज होने का जो तरीका है, किसी भी चीज के राइज होने को इस्तिलाह कहते हैं। जब कोई चीज किसी काम में लाई जाती है तो उस काम में लाए जाने को इस्तिलाह कहते हैं। यूज टू, यानी जब किसी चीज को इस्तेमाल किया जाता है तो उसको इस्तिलाह कहते हैं। अब इल्म उरूज, है ना, कहता है कि इल्म उरूज की चंद अहम इस्तिलाहें, यानी कि शायरी को जो नापा जाता है, किसी भी शेर को जब नापा या तौला जाता है तो उसमें कई बातें, कई इस्तिलाहें सामने आती हैं।
सबसे पहला है शेर। सबसे पहली चीज, जब आप इल्म उरूज के बारे में पढ़ रहे हैं तो इल्म उरूज जो है, इल्म उरूज लफ्ज, उसका ताल्लुक शेर से होना तय है। इल्म उरूज के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो इसका मतलब कि शेर के नापने के बारे में आप जानना है आपको यहाँ पे। तो सबसे पहले बात करते हैं शेर के बारे में। शेर, शीन एंड रे, शेर। एक शेर तो होता है जानवर, शीन ये, रे शेर, जो कि आमतौर से जंगलों में रहता है ना। आदमखोर भी है, वो गोश्त खाने वाला जानवर है, बहुत ही खतरनाक खौफनाक जानवर है। बहरकैफ यहाँ पे आपको शेर, हम सौत अल्फाज है। हम सौत समझते हैं, सौत मानी आवाज, हम सौत, एक ही आवाज वाली, एक आवाज वाली। लिखने में अलग है, स्पेलिंग हिज्जे अलग है इसकी, लेकिन बोलने में एक ही जैसा लग रहा है। तो इसको शेर कहते हैं, जो शायरी से हुआ निकलता है, शेर। शीन एंड रे, शेर। तो शेर है क्या? अगर आपसे पूछा जाए कि शेर क्या है, तो शेर के लग़वी मानी दरियाफ्त करने या जानने के हैं। शेर का, ऐसे तो शेर आप पे को दो मिसरे से जब कोई नई बात निकलती है, कोई नई बात का इजहार होता है, मंजरनामा उसका सामने आ जाता है, तो उसको शेर कहते हैं। लेकिन शेर का अपना लफ्जी मानी क्या है? तो शेर के लफ्जी मानी दरियाफ्त करने या जानने के हैं। शेर के लफ्जी मानी दरियाफ्त करने या जानने के हैं। इसका लफ्जी मानी है जानना। तो जाहिर सी बात है, शेर, कोई भी शेर जब बोला जाता है तो उसमें किसी नई बात का इंदराज होता है, किसी नई बात को या पुरानी ही बात को नए ढंग से पेश किया जाता है। तो एक नया चेहरा सामने आता है, नया मंजरनामा हमारी निगाहों के सामने आ जाता है, इसलिए उसको शेर कहते हैं। तो शेर के लग़वी मानी दरियाफ्त करने या जानने के हैं। इस्तिलाह में, यानी कि जो इस्तेमाल किया करने वाली बात जो है, इस्तिलाह में उस कलाम को मौजू शेर कहा जाता है। अब शेर, हर शेर क्या, कोई जरूरी तो नहीं कि हर शेर सही शेर हो, है ना। तो हम अच्छे कलाम की अगर बात करें, अच्छे शेर की बात करें, तो अच्छा शेर किसे कहते हैं? ये बहुत बामानी बात है यहाँ पे कि उस कलाम को मौजू शेर कहा जाता है। मौजू शेर, मुनासिब शेर, अच्छा शेर। उस कलाम को मौजू शेर कहा जाता है जो मुतकल्लिम से क़स्दन सादर हो। मुतकल्लिम, बोलने वाला, मुतकल्लिम का मतलब है जो बात कर रहा है। अच्छा शेर यानी कि मौजू शेर वह कलाम है, मौजू शेर वह कलाम है जो मुतकल्लिम से क़स्दन सादिर हो, यानी जो बात आपके जहन में है वो बोलने वाले के मुंह से खुद ब खुद निकल जाती है, और यही बात शेर कहलाती है, अगर उसका ढांचा भी शायराना हो। ऐसे तो नसर में भी इंसान बोलता है, ज़्यादातर तो नसर में ही लोग बोलते, तो वो शेर नहीं हुआ। शेर का जो अपना स्ट्रक्चर है, जो उसका तरीक़ाकार है, यानी कि जो उसकी ये बनावट है कि किस शायरी किसे कहते हैं, पे आपने अच्छे से पढ़ा भी होगा, इस्तेमाल भी करते हैं। तो शेर उस मौजू कलाम को कहते हैं, या उस कलाम को मौजू शेर कहा जाता है जो मुतकल्लिम से क़स्दन सादिर हो, है ना। यानी कि जब बोलने वाला कोई भी आदमी अपने मुंह से, कोई भी आदमी अपने मुंह से ऐसी बात बोले जो उसे बुलवाई नहीं गई है, बल्कि उसके मुंह से खुद ब खुद निकली है, तो उसी कलाम को मौजू कलाम कहते हैं। उसी कलाम को मौजू शेर कहा जाता है ना। वह कलाम जो बोलने वाले के मुंह से, यानी कि मुतकल्लिम के मुंह से बजाते खुद निकले, तो उसे मौजू शेर कहा जाता है। दो मिसरों से बनने वाला अदबी फन्नी कलाम, या इसको यूं भी कह सकते हैं शेर का की दूसरी तारीफ। शेर को कैसे आप मुतारिफ करेंगे, शेर की तारीफ किस तरह से पेश करेंगे?
तो आप इसे यूं भी पेश कर सकते हैं, इस तरह भी बयान कर सकते हैं। दो मिसरों से बनने वाला अदबी फन्नी कलाम। दो मिसरों से, अब इसमें मिसरे का होना लाजिम है, आप जुमले से नहीं बना सकते। मिसरा किसे कहते हैं ये आप समझते हैं, जानते हैं। दो मिसरों से बनने वाला अदबी फन्नी कलाम। दो मिसरों से बनने वाला अदबी फन्नी कलाम जिसका अपना कुछ मानी व मफहूम होता है। दो मिसरों से बनने वाला अदबी फन्नी कलाम, याद रखिए, बार बार इसको रिपीट कीजिए, दोहराइए, ताकि ये जहन नशी हो जाए। दो मिसरों से बनने वाला अदबी फन्नी कलाम। दो मिसरों से बनने वाला अदबी फन्नी कलाम जिसका अपना कुछ मानी व मफहूम होता है, शेर कहा जाता है। यानी कि दो मिसरे भी होने चाहिए, वो अदबी मिसरे होने चाहिए, उसमें फ़न भी मौजूद होना चाहिए और उसका अपना मानी व मफहूम भी होना चाहिए। ये नहीं कि बिना मानी का है, कोई मानी नहीं दे रहा है, तो वो मौजू शेर नहीं हो सकता है। मौजू शेर के लिए उसका अदबी होना भी ज़रूरी है, उसका मानी व मफहूम का होना नहायत ज़रूरी है, मानी व मफहूम से वो आरास्ता हो। तो दो मिसरों से बनने वाला अदबी फन्नी कलाम जिसका अपना कुछ मानी व मफहूम होता है, शेर कहा जाता है। अब चलते हैं, इल्म उरूज की चंद इस्तिलाहों में से एक है वज़न। एक के बारे में आपने पढ़ा अभी, शेर, कि शेर किसे कहते हैं। अब बात करते हैं वज़न पे। वज़न, जिसको अंग्रेजी में वेट कहते हैं, वज़न। तो वज़न का लग़वी मानी तौलना, वज़न का लग़वी मानी तौलना या नापना के हैं। और वज़न का आप सभी इससे अच्छे से मुतर्रिफ हैं कि वज़न किसे कहते हैं। तो वज़न के, अब शायरी में वज़न क्या है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं शायरी की। तो वज़न के लग़वी मानी तौलने के हैं। वज़न का जो डिक्शनरी में मानी मिलता है, लुगत में जो मानी मिलता है, वो तौलने का है, तौलने का है। इस्तिलाह में दो कलमों के हरकत और सुकून में, लेकिन इस्तिलाह में, शायरी में जो इसका इस्तेमाल है, कि शायरी में वज़न कैसे यूज़ करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे समझते हैं वज़न को। तो इस्तिलाह में दो कलमों के हरकत और सुकून में बराबर होने को वज़न कहते हैं। जब दो अलग अलग लफ्ज़ हों लेकिन ये हरकत और सुकून में बराबर हों, तो कहेंगे कि ये हम वज़न है। जैसे यहाँ पे दो लफ्ज़ हम लेते हैं, दर्द, सर्द, दर्द, सर्द। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इनमें जो अराब हैं, यानी कि ज़बर, ज़ेर वगैरह, या मौकूफ, दर्द साकित है ना, रे वहां पे साकित है, दर्द में रे साकित है, और सर्द में भी रे साकित है, और दाल भी साकित है दोनों में। दर्द, दर्द में रे और दाल साकित है, और सर्द में रे और दाल साकित है। तो दर्द और सर्द आप देख रहे हैं, दर्द में दा के ऊपर जबर है और यहाँ सर्द में सीन के ऊपर जबर है। हालांकि हुरूफ में थोड़ा बदलाव है, हर्फ गर्चे कुछ अलग हैं, पहला हर्फ अलग है, बाकी के पिछले दो हर्फ जो हैं दोनों में बराबर हैं। लेकिन यहाँ पे आपको बात करनी है जेर जबर की, यानी कि अराब की। जेर जबर पेश वगैरह को अराब कहते हैं। तो इल्मुल उरूज के सिलसिले से अभी मैंने बातें की कि इल्मुल उरूज की चंद अहम इस्तिलाहें कौन कौन सी हैं। उनमें शेर, वज़न, मौजू, रुकन, तख्ती वगैरह सब इल्म उरूज से वाबस्ता बातें हैं, जिनमें से शेर के बारे में अभी आपने हमसे समझा। अब मैं बातें करती हूँ वज़न के बारे में, कि वज़न किसे कहते हैं। वज़न के लग़वी मानी तौलने के हैं। इस्तिलाह में वज़न के लग़वी मानी तौलने के हैं। इस्तिलाह में दो कलमों की हरकत और सुकून में बराबर होने को वज़न कहते हैं। हरकतों का यकसा होना ज़रूरी नहीं है, हरकतों का यकसा होना ज़रूरी नहीं है। इस्तिलाह में दो कलमों के, यानी कि दो लफ्ज़, कलमा मानी लफ्ज़ होता है, यानी कि शायरी का जो उसूल है उसके मुताबिक दो लफ्ज़ों के हरकत और सुकून में बराबर होने को वज़न कहते हैं। हरकतों का यकसा होना ज़रूरी नहीं है। हरकत का क्या मतलब, ज़ेर ज़बर जो उतार चढ़ाव लफ्ज़ों के बीच होता है, तो उसका बराबर होना, उसका यकसा होना ज़रूरी नहीं है। जैसे हिमायत,
इजाजत, अकाबिर। जैसे देखिए ये 3 अल्फाज यहाँ पे दिए हुए हैं, हिमायत, इजाजत, अकाबिर। तो हिमायत और इजाजत तो करीब करीब एक जैसे हैं, लेकिन अकाबिर की हरकतें जो हैं वो बिल्कुल अलग हैं इन दोनों से। लेकिन ये तीनों हम वजन माने जाएंगे, इसलिए कि इन तीनों में हरूफ की तादाद जो है वो बराबर है ना। तो हरूफ की तादाद अगर लफ्ज़ों में बराबर हो तो वो लफ्ज़ आपस में हम वज़न कहलाते हैं। तो शायरी में इसका ध्यान रखा जाता है कि दोनों मिसरों में अल्फाज उसी तरह के आएँ कि वो हम वज़न हों। ये नहीं कि एक मिसरे में बहुत बड़े बड़े हरूफ रख दिए, बड़े बड़े अल्फाज रख दिए गए हों, और दूसरे मिसरे में बहुत हल्के फुल्के छोटे अल्फाज रखे गए हों। तो ये खूबसूरती नहीं होगी, ये भद्दापन होगा शेर का। तो इस शेर में इसकी तमीज़ की जाती है कि इसके दोनों मिसरे हरूफ के एतबार से भी, लफ्ज़ के एतबार से, और लफ्ज़ के अंदर हरूफ होते हैं तो इनका ध्यान रखा जाता है कि इनमें यकसानियत होनी चाहिए। तो इसी को वज़न कहते हैं। चलिए अगला जो नुक्ता है वो मौजू है। मौजू से क्या मुराद है? मौजू देखिए बिल्कुल आम फहम लफ्ज़ है। मौजू का मतलब होता है मुनासिब, आम जबान में हम इसको कहते हैं मुनासिब। अच्छा, लेकिन शायरी में मौजू से क्या मुराद है? तो मौजू उस कलाम को कहते हैं, मौजू कलाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि शायरी के इस्तेमाल किया जाता है कि मौजू उस शायरी को कहते हैं, मौजू उस कलाम को कहते हैं जो औज़ान उरूज में से किसी के वज़न पर हो। आपको बताया गया है कि कोई भी कलाम मौजू उसी वक्त कहलाता है जब औज़ान उरूज में से किसी के वज़न पर हो। आपको ये भी बताया गया है कि शायरी को शेर को वज़न करने के लिए कुछ औज़ान मुकर्रर हैं। शायरी को यानी कि शेर को वज़न करने के लिए कुछ औज़ान मुकर्रर हैं जिन्हें बहर कहा जाता है ना, जिन्हें बहर कहा जाता है, और हर बहर चंद लफ्ज़ों या अरकान से मुश्तमिल हो, होती हैं। तो रुकने से क्या मुराद है? अशार को वज़न करने यानी नापने तौलने के लिए चंद अल्फाज मुकर्रर हैं, इनको अरकान कहते हैं, इन्हीं से बहरें बनती हैं। इशार को वज़न करने यानी नापने तौलने के लिए चंद अल्फाज मुकर्रर हैं, उन अल्फाज को अरकान कहते हैं, और इन्हीं अरकान से बहरें बनती हैं। अरकान तादाद के एतबार से 8 हैं। अरकान की तादाद कितनी है? अरकान से आपकी बहरें बनती हैं, याद रखिए। और अरकान की मदद से बहरें बनती हैं। और बहरें क्या हैं? बहरें एक तरह का वज़न है। बहरें जो हैं वो एक तरह का वज़न है, शायरी का वज़न, शेर का वज़न है। तो ये जो है बहरें जिनसे बनती हैं उनको अरकान कहते हैं, और अरकान की तादाद जो है वो 8 है। इनके नाम देखें, ये हैं फ़ऊलन, फ़ाइलन, मफ़ाइलन, मुस्तफ़ालन, मफ़ाअलतन, मतफ़ाइलन, फ़ाइलातन, मफ़ऊलात। फिर हम एक बार इसको दोहराते हैं, फ़ऊलन, फ़ाइलन, मफ़ाइलन, मुस्तफ़ालन, मफ़ाअलतन, मतफ़ाइलन, फ़ाइलातन, मफ़ऊलात। है ना, ये सब बहरें हैं, सॉरी ये अरकान हैं, और इनसे फिर बहरें बनती हैं। और बहरें क्या हैं? वो शेर का वज़न है। शेर के वज़न को बहर कहते हैं, और हर बहर कई अरकान पर मुश्तमिल होती है। तो अरकान की तादाद कितनी है? अरकान की तादाद 8 है, जो कि अलग अलग हालत में जुड़कर बहर बनती। कभी फ़ऊलन फ़ालन से मिल जाता है, मुस्तफ़ालन से मिल जाता है, इस तरह से अलग अलग अरकान मिलकर, 2 3 4 अरकान मिलकर अलग अलग बहरें बना बनाते हैं। ठीक है, अगला जो नुक्ता है वो है तख्ती। तख्ती, तख्ती का मतलब तख्ती नहीं बल्कि तख्ती। तख्ती, हिजे देखिए, ते काफ तो ये एन, ते काफ तो ये एन। तख्ती का लग़वी मानी क्या होता है? तख्ती के लग़वी मानी टुकड़े टुकड़े करने के हैं। तख्ती का जो लफ्ज़ी मानी है, डिक्शनरी में मानी आप देखेंगे, उर्दू लुगत में मानी देखेंगे तो उसका मानी है टुकड़े टुकड़े करना। इस्तिलाह में शेर के टुकड़े करके, इस्तिलाह में शेर के टुकड़े करके अरकान बहर के मुताबिक उसे लाने के अमल को तख्ती कहते हैं। इस्तिलाह में शेर के टुकड़े करके, यानी कि शायरी का जो उसूल है उसमें शेर के टुकड़े टुकड़े करके शेर को टुकड़े टुकड़े किया जाता है, यानी कि कई हिस्सों में
तकसीम किया जाता है और उसको अरकान बहर के मुताबिक लाया जाता है। पहले ही आपको बताया गया कि शेर को अरकान बहर के मुताबिक लाया जाता है, लाकर उसको जांचा जाता है कि वो मौजू है कि नहीं मौजू है, या फिर उसको फिर मौजू किया जाता है, बनाया जाता है। तो इस्तिलाह में शेर के टुकड़े करके अरकान बहर के मुताबिक उसे लाने के अमल को तख्ती कहते हैं। यानी मुतहर्रिक के मुकाबले में मुतहर्रिक और साकिन के मुकाबले में साकिन एजजा हरूफ रखे जाते हैं। मुतहर्रिक मतलब मुतहर्रिक लफ्ज और साकिन लफ्ज जिसमें हरकत हो और जो ठहरा हुआ हो। कहने का क्या मतलब कि जिसमें हरकत हो, है ना, जबर हो, ये हो। तो लफ्ज इस हिसाब से दो तरह के होते हैं, एक मुतहर्रिक और दूसरा साकिन। तो मुतहर्रिक के मुकाबले में मुतहर्रिक लफ्ज लाया जाता है और साकिन के मुकाबले में साकिन लफ्ज लाया जाता है। तो मुतहर्रिक के मुकाबले में मुतहर्रिक और साकिन के मुकाबले में साकिन एजजा हरूफ रखे जाते हैं। एजजा हरूफ जैसे वाव है, ये है, कुछ भी है, जैसे हरूफ, जैसे हरूफ क्या, काफ अलिफ जबर का, ये भी हरूफ है। तो शेर के जो दोनों मिसरे होते हैं उनमें ऐसे एजजा हरूफ रखे जाते हैं जिन जो अगर उसमें मुतहर्रिक है तो दूसरा वाला भी मुतहर्रिक होना चाहिए, पहला अगर साकित है तो दूसरा भी साकित होना चाहिए। तख्ती में हरूफ की तादाद और हरकत और सुकून का ख्याल रखते हैं। जब शेर की तख्ती करते हैं तो उसमें हरूफ की तादाद, खास जो बात है वो ये है कि जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं उसमें कितने हरूफ वाला लफ्ज है, इसका खास ख्याल रखा जाता है। तख्ती में हरूफ की तादाद और हरकत और सुकून का ख्याल रखते हैं। खास तौर से हरूफ की तादाद का खास ख्याल रखा जाता है। हरूफ और हरकत से मुताबिकत ज़रूरी नहीं है, और ये बात भी अहम है कि हरूफ और हरकत से मुताबिकत ज़रूरी नहीं है। यानी कि हरूफ की तादाद का तो ख्याल रखा जाता है, लेकिन हरूफ और हरकत से मुताबिकत ज़रूरी नहीं है। इनके हरकत में वो एक जैसे हों, यानी कि उस पर ज़बर हो, ज़बर वाला हर्फ हो तो ये भी ज़बर वाला हर्फ हो, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाएं उनमें हरूफ की तादाद बराबर जैसी हो, मसावी जैसी हो, तो ये ज़रूरी होता है, ताकि इससे क्या होता है कि शेर के दोनों मिसरे में यकसानियत आती है। तो इस तरह से हम शेर की तख्ती करके शेर को टुकड़ों टुकड़ों में बांट कर उसको उसकी तख्ती करते हैं। तो ये अभी इस क्लास में आपने पढ़ा इल्मुल उरूज, यानी कि शेर को जांचने का इल्म, है ना। इसमें बहुत सारी बातें हुई, कई नुक्ते आपको आपसे मुतारिफ कराए गए, जैसे वज़न, है ना। सबसे पहले कि इल्मुल उरूज किसे कहते हैं ये आपने जाना। दूसरा है शेर से आप क्या समझते हैं, वज़न क्या है, मौजू क्या है, रुकन क्या है, तख्ती किसे कहते हैं। तो ये सारी बातें हैं, इसको आप समझकर और इस वीडियो को बार बार देखेंगे, समझेंगे, ताकि ये बात आपको जहन नशी हो, समझ में आए। तो ये बाब यहाँ पे ख़त्म होता है। कोई अगला बाब, कोई दूसरा बाब अगले क्लास में